नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं बात करूंगा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। जिस पोस्ट पर मैं फिलहाल हूँ, आज उसी का हम विश्लेषण करेंगे। कैसी ये पोस्ट है? लेवल 5 में 2800 पे ग्रेड पे आती है। रेलवे के राजा कहलाए जाते हैं, या रेलवे के कैशियर बोल दो। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन एज क्या रहेगी, ट्रेनिंग कैसी रहती है, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइम, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप दिखाऊंगा मैं आपको, जून की लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। लीव एंड ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फीमेल के लिए कैसी है, इस पर पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ देखोगे, 2019 वाले नोटिफिकेशन का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5, मेडिकल C2 है इनका। इसमें आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंपलसरी है इसमें। फिर बात करते हैं एज की, तो 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ आपको मैं दिखाई दूँ, एज का दिया हुआ है, ये देखो ग्रेजुएशन लेवल। जब आप देखोगे बी पार्ट में, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट बी में आती है, तो यहाँ देखोगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री इन एनी स्ट्रीम, और 18 से 33 आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन होता कैसे। तो पहले दो नोट डाले हैं, उन पर जिक्र करता हूं मैं आपसे। एक होता है इंटरनल एग्जाम से, यदि आप लेवल 1, 2, 3, 4 जिस पर हो, यदि डिपार्टमेंटली वैकेंसी आती है तो आप GDC RDC एग्जाम देकर JEE बन सकते हो। इसमें 30% प्रमोटी कोटा रहता है। इसके अलावा यदि रेलवे एम्प्लॉय की ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को कंपनसेशन ग्राउंड के तहत नौकरी दी जाती है। यदि वो ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उनको नौकरी दी जा सकती है JEE में। यह डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में देनी है, कैसे देनी होती है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी दी जा सकती है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कंपनसेशन ग्राउंड पे कैसे नियुक्ति होती है वो डिटेल में बताऊंगा आप। फिलहाल हम बात करने वाले हैं RRB के द्वारा NTPC एग्जाम करवाया जाता है, उसके तहत कैसे नियुक्ति होती है। फिलहाल रेलवे बोर्ड का नोटिस भी जारी हो चुका है कि जुलाई से सितंबर के मध्य आपकी NTPC की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लेवल 4, 5, 6 और 2, 3 दोनों की वैकेंसी होने वाली। पहला स्टार्ट करते हैं, इसमें स्टेप होता है हमारा CBT फर्स्ट। CBT फर्स्ट में आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही आपके मार्क्स रहेंगे। सब्जेक्ट की बात करें, मैथ, रीजनिंग, GK, GS रहने वाला है। ये यहाँ देखोगे आप, स्टेज फर्स्ट का 90 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथमेटिक्स आपकी 30 नंबर की, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की रहने वाली है। यह CBT फर्स्ट का पैटर्न है। यहाँ कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कट ऑफ पर बात करें तो यहाँ आपकी कट ऑफ रहने वाली है लगभग आप 65 के आसपास मान कर चलो, क्योंकि यहाँ कॉमन टेस्ट होगा आपका। लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक आपका कॉमन टेस्ट होने वाला है, तो यहाँ 65 के आसपास आपकी लेवल 5 के लिए जाएगी कट ऑफ। यहाँ से 15 गुना सिलेक्ट होकर आप जाओगे CBT 2 एग्जाम के लिए। CBT 2 एग्जाम में टाइम उतना ही रहना है, क्वेश्चन 120 हो जाएंगे, मार्क्स भी 120 हो जाएंगे, सब्जेक्ट भी आपके सेम रहेंगे, बस क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी। आप यहाँ देखोगे, ये देखो 90 मिनट होंगे, 50 जनरल अवेयरनेस करेंगे, 35 मैथमेटिक्स के और 35 रीजनिंग के, 120 मिनट दिए जाएंगे। दोनों पार्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, दोनों में 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। यहाँ कट ऑफ कितनी रहेगी, यहाँ कट ऑफ आपकी रहेगी, यहाँ पोस्ट के हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी आगे। सीनियर क्लर्क की अलग जाएगी, गुड्स गार्ड की अलग जाएगी, टाइपिंग स्किल वालों के लिए अलग जाएगी। तो यहाँ JEE की पर्सनली बात करें, JEE की तो आपकी 70 के आसपास जाएगी। 120 में से जाने वाली है 70। ये आपकी कैटेगरी और डिवीजन के हिसाब से प्लस माइनस 3-4 नंबर हो सकता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि 70 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। यहाँ से 8 गुना सिलेक्ट होकर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जाओगे। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइपिंग देनी होती है। ये रहा टाइपिंग का शेड्यूल। यहाँ 10 नंबर पे आप जब देखोगे, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा, क्वालिफाई हिंदी या इंग्लिश में, किसी एक लैंग्वेज में आपको देना होता है। जो फॉर्म फिल करते टाइम हमें प्रेफरेंस देनी होती है कि हम किस में टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं। टाइपिंग टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके अलावा आपके आधार, पैन, जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है सभी को चेक होगा, और उनके 3-3 सेट RRB आपसे जमा करवाएगी, जीरोक्स कॉपी उसकी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डे आपको एक मेडिकल स्लिप दी जाएगी, जो नेक्स्ट डे आपको रेलवे हॉस्पिटल में देनी होगी, वहां आपका मेडिकल चेकअप होगा। इसमें मेडिकल C2 रहता है।
नॉर्मल मेडिकल रहता है, एक्सरे, शुगर, बीपी, ये तो टेस्ट रहते हैं। इसके अलावा आई विजन टेस्ट भी होता है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा C2 में आप देखोगे फिजिकली फिट होना चाहिए, इसके अलावा 6'12" विद और विदाउट ग्लासेज हो और रीडिंग एबिलिटी हो, बस ये नॉर्मली चेक किया जाता है। C2 सबसे लोअर कैटेगरी का मेडिकल होता है, तो ऑलमोस्ट सभी पास कर जाते हैं। उसके बाद आपकी बनेगी मेरिट, जिसे हम बोलते हैं कि फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन किस पर बनता है? फाइनल कट ऑफ आपके CBT 2 के नंबरों के आधार पे बनेंगे। CBT 2 के नंबर, यहाँ आपकी कट ऑफ रहने वाली है 78-79 के आसपास। यह भी आपकी कैटेगरी और डिवीजन पे डिपेंड करेगा, प्लस माइनस 4-5 नंबर हो जाती है। एक रफली आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि हमने CBT 2 की कट ऑफ देखी थी 70 के आसपास, यहाँ से 6-7 नंबर ये बढ़ जाती है, तो ये फाइनल कट ऑफ आ जाती है, यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद भेजा जाता है आपको ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग हर जगह अलग अलग होती है, कहीं आप 30 दिनों की देखने को मिलेगी, कहीं आपको 45 दिनों की देखने को मिलेगी। ट्रेनिंग का पैटर्न सेम रहता है। इसमें अपेंडिक्स 2A के लिए पढ़ाया जाता है, अपेंडिक्स 2A एग्जाम होता है, उसके लिए पढ़ाया जाता है। यह आपकी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है या डिवीजन लेवल पे आपको कहीं भी कंडक्ट करवाई जा सकती है। इसमें आपके सीनियर आपको पढ़ाएंगे। ट्रेनिंग के बाद आपका एक एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम ये क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें ग्रेडिंग मिलती है ABCD कुछ भी, तो यह तो आप क्वालिफाई आराम से कर जाते हो एग्जाम। उसके बाद एक इस पोस्ट के लिए 2A का एग्जाम होता है, 2A यानी अपेंडिक्स 2, ये कंपलसरी होता है पास करना JAA पोस्ट के लिए। इसके लिए आपको 3 मौके दिए जाते हैं, 3 मौकों में पास करना होता है, मिनिमम 40 मार्क्स लाने होते हैं, और इसमें कुल 3 टेस्ट होते हैं जो रेलवे के रूल से रिलेटेड, इसके अलावा बुक कीपिंग करेगा, और तीसरा टेस्ट हो गया आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। अकाउंट्स के ही 3-4 सब्जेक्ट रहते हैं, उनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है। तो यह एग्जाम आपको क्लियर करना जरूरी होता है, तब ये नौकरी आपकी पक्की समझी जाती है, तब तक आप प्रोबेशन माने जाओगे इस नौकरी में। आपको कभी भी यदि 3-4 में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो इस नौकरी से आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी क्या रहेगी। कभी कभी ट्रेनिंग आपके ऑफिस में ही हो जाती है तो फुल सैलरी मिलेगी। यदि आपको किसी जोनल रेलवे में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए तो वहां आपको बेसिक प्लस DA मिलेगा। बेसिक आपका 29,200 रहने वाला लेवल 5 का, DA जो 50% है 1/1/24 से, तो टोटल आपकी मिलेंगी 43,800 रुपए। आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, इसे स्टाइफंड बोलते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपकी होती है पोस्टिंग। पोस्टिंग मोस्टली X और Y सिटी में रहती है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग होती है DRM ऑफिस, हेडक्वार्टर या वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट, इनमें ही रहने वाली है। या एक होता है TA ऑफिस यानी ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस, या यार्ड नहीं TA ऑफिस होता है, इनमें ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो जेड सिटी में बहुत कम चांस है कि जेड सिटी में को बहुत कम डिवीजन है, तो जेड सिटी में नहीं, मोस्टली वाई सिटी में होती है, और कुछ हेडक्वार्टर अपने X सिटी में है ही है। तो यहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें आपकी ओनली डे जॉब है, कोई शिफ्ट जॉब नहीं है। यदि हेडक्वार्टर DRM ऑफिस में आपकी होती है तो 9 to 5:30 PM तक आपकी रहेगी ड्यूटी, मंडे टू फ्राइडे रहेगी। इसमें नेशनल हॉलीडे भी ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। प्रोडक्शन यूनिट या ट्रैफिक अकाउंट वर्कशॉप में होती है तो 9 to 5 आपकी जॉब रहेगी। यहाँ मंडे टू सैटरडे आपके ऑफिस टाइम रहेगा, नेशनल हॉलीडे ऑफ रहेगा, संडे ऑफ रहेगा, फिक्स ड्यूटी है ये। यह था पोस्टिंग और ड्यूटी टाइम के बारे में नॉलेज। अब जानते हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो जॉब प्रोफाइल सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको 2A पास करना होगा। 2A पास करने से पहले भी आपको ऑफिस में वर्क करवाया जाता है, प्रॉपर वर्क करवाया जाता है। कई बार 2A एग्जाम लेट होता है, 3 सालों में कंडक्ट करवाना होता है। RRB 3 जब आपकी पोस्टिंग होती है उससे के 3 सालों के अंतर्गत 2A आपको पास करना होगा। तो वर्क प्रोफाइल की बात करें, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या है, तो वर्क प्रोफाइल ये डिपेंड करता है इनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है और कौन सी सीट अलॉट हुई है। जैसे हेडक्वार्टर DRM ऑफिस की बात करें तो हर सीट का अलग अलग काम होता है। जैसे कहीं सैलरी का काम हो गया, जितने भी एम्प्लॉय उस यूनिट के आते हैं उनकी सैलरी बनाना होता है। उसके बाद जैसे ऑडिट करना होता है, ऑडिट की सीट भी अकाउंट्स की होती है। पेंशन हो गई, PF सीट हो गई, तो इस तरह के जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिल हो गए उनको पास करना, मेडिकल के बिल हो गए, कॉन्ट्रैक्ट की वेटिंग हो गई, इस तरह के कार्य रहते हैं JAA में। यानी थर्ड पार्टी भी रहती है और स्टाफ का भी काम रहता है, दोनों ही काम रहते हैं। और ये फाइनल चेक होता है यहाँ, यानी यहाँ आप कोई गलती नहीं कर सकते। पहले आपको डीलिंग क्लर्क होगा, वो बना के भेजेगा एस्टिमेट या जो फाइनल करके भेजेगा, उसको एक एक चीज आपको बारीकी से चेक करनी होती है कि कहीं कोई एक पैसा ज्यादा या कम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यदि कहीं गलती आती है तो वापस कर दिया जाता है, जो भी बिल या कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उसको वापस कर दिया जाता है नोट डालकर। यह बिल्कुल बारीकी वाला काम है। यदि आपकी ट्रैफिक अकाउंट में, वर्कशॉप में या प्रोडक्शन यूनिट में होती है तो सेम वर्क यहाँ रहता है। जैसे ट्रैफिक अकाउंट में आपको क्या चेक करना होता है कि कितनी अर्निंग हुई। जैसे DRM ऑफिस हेडक्वार्टर में आपको देखा जाता है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उस पर डिटेल रखनी होती है। वहीं ट्रैफिक अकाउंट में बात करोगे तो अर्निंग, रेलवे कितनी अर्निंग कर पाया है
इसका लेखा जोखा रखना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है, या जो स्टेशन बैलेंस शीट प्रोवाइड कराता है उसके साथ मैचिंग का कार्य रहता है। इसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो यह एक जो प्रोफाइल रहती है जेडब्ल्यू की मोस्टली, जैसे मेरे पास ऑडिट शीट है तो मैं ऑडिट करता हूँ रेलवे के अलग अलग विभागों से, जैसे इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग, कमर्शियल, सभी विभागों में ऑडिट होती है, तो वो ऑडिट मैं संभालता हूँ जहाँ मैं पोस्टेड हूँ। तो अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन जेडब्ल्यू का सबसे पहले 2800 पे ग्रेड पर होते हैं। यहाँ से डबल ए यानी अकाउंट असिस्टेंट बनते हैं। यहाँ जब 2A पास हो जाएगा, आपका जो अपेंडिक्स 2A एग्जाम पास हो जाएगा, उसके बाद डबल ए बन सकते हो आप। 2A एग्जाम जब तक पास नहीं होगा तब तक आप डबल ए नहीं बन सकते। और जेडब्ल्यू के 3, यदि आपका 2A पास हो और जेडब्ल्यू में 3 साल आपकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है तो आप डबल ए बन जाओगे, 4200 पे ग्रेड आपको लग जाएगा। इससे ऊपर जाने के लिए भी आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा SSO के लिए, सीनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए। यहाँ 3A एग्जाम बोलती है, यह भी रेलवे हर साल कंडक्ट करवाती है, यह प्रमोशन के लिए होता है अकाउंट्स में स्पेशली। तो 3 एग्जाम आप पास करोगे तभी आपको 4800 ग्रेड पे मिलेगा। इसमें टोटल आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, यानी जेडब्ल्यू से लेकर डबल ए और में दोनों में मिलाकर 5 साल की आपकी सर्विस है, तो आप 3A एग्जाम दे सकते हो। यदि यह पास हो जाता है तो आपको 4800 पे ग्रेड मिल जाता है। यदि पास नहीं होता तो आपको नहीं मिलेगा, आपको MSAP के दोबारा 10 साल बाद 4800 पे ग्रेड मिलेगा। वहां भी 4800 नहीं, 4600 ही मिलेगा। तो यदि एग्जाम देकर आप क्लियर कर देते हो तो SSO 4800 पे ग्रेड मिल जाता है। यहाँ उसके बाद MSAP मिलकर आपको नॉन गेजेटेड 5400 ग्रेड पे मिल जाता है। 5-6 साल में सीनियर सेक्शन ऑफिसर सेम, मतलब पोस्ट सेम रहती है, ग्रेड पे आपको हो जाता है आपका 5-6 साल में। दूसरा, यहाँ से जब ऑफिसर, ये नॉन गेजेटेड होते हैं। अब गेजेटेड पोस्ट में आओगे तो जैसे ADFM होता है, यहाँ आने के लिए आपको फिर एग्जाम देना होगा। LDC एग्जाम होता है, रेलवे कंडक्ट करवाती है, फिर एग्जाम दोगे तो आप यहाँ ADFM बन जाओगे। यहाँ से 5-6 साल में आप DFM बन जाते हैं। फिर डिवीजन की बात करें तो सीनियर DFM सबसे हेड होता है सबका डिवीजन में। यदि हेडक्वार्टर में बात करें तो COG हो गया, डिप्टी COG हो गया, GM हो गया, जैसे अलग अलग पोस्टें होती है। हम डिवीजन की बात कर रहे हैं तो DFM तक हमारे, यदि आप एग्जाम देकर क्लियर करके जाते हो तो DFM तक आप आराम से प्रमोशन ले लेते हो। ये दोनों गेजेटेड पोस्टें हैं। ये 5400 में आप देखोगे, 5401, 5402 2 ग्रेड है इसमें, तो दोनों का अलग अलग इनको मिलता है ग्रेड पे। तो यहाँ मैंने फुल फॉर्म भी दी हुई है, जैसे सीनियर DFM, सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, ADFM असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, SSO सीनियर सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट असिस्टेंट, JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो प्रमोशन के बाद हम बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी बनती कैसी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। लेवल 5 में आते हैं, 29,200 इनका बेसिक है। DNS अलाउंस इनको मिला है 50% के हिसाब से, जो 1/1/24 से लागू या साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। जो भी महंगाई भत्ता सरकार तय करती है उसके हिसाब से यह बढ़ जाता है, 2 से 3% मिनिमम बढ़ता ही बढ़ता है। तो फिलहाल यह 14,600 या 50% के हिसाब से। HRA हाउस रेंट अलाउंस इनको मिलता है। XCT में 30% ऑफ बेसिक, YCT में 20% ऑफ बेसिक और ZCT में 10% ऑफ बेसिक। यहाँ मैंने कैलकुलेशन की हुई है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें, ड्यूटी या ड्यूटी से घर जाने के लिए मिलता है। XCT में आपको 5400 मिलता है, Y और ZCT में 2700 रुपये मिलता है। इसके अलावा रेलवे ड्यूटी के दौरान 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हम रेलवे ड्यूटी पर जाते हैं तो 625 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। ये इसकी भी 3 स्लेब है, 12 घंटे, 9 घंटे और 6 घंटे। 12 घंटे यदि आप बाहर रहे हो, 12 घंटे या उससे ज़्यादा, तो आपको 100% मिलेगा, और 9 घंटे तो 70% और 6 घंटे तो आपको 30% 625 का मिलेगा। इस पूरी सैलरी में से आपका NPS डिटेक्ट होता है। NPS होता है आपका बेसिक प्लस DA का 10%, यानी 4380 रुपये, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें बेसिक प्लस DA का 14%, 6132 रुपये। टोटल NPS आपके यहाँ देख सकते हो एड होता है आपके NPS अकाउंट में मंथली। ये आपकी सैलरी में नहीं देखने को मिलेगा, आपके NPS अकाउंट में देखने को मिलेगा। अब इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं। यदि आपकी XCT में पोस्टिंग है तो इन हैंड सैलरी, ग्रोस सैलरी बनेगी 57,960 रुपये। इनिशियली सैलरी बता रहा हूँ मैं, जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग लेके आते हो तब की। और नेट पे आपका 53,580, यह मिनिमम सैलरी है। इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस रेट नहीं है, क्योंकि यह जब आप ड्यूटी जाओगे तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। तो मिनिमम सैलरी 53,580 बनेगी। YCT की बात करें तो ग्रोस सैलरी 52,340 और नेट पे आपको 47,960 रुपये। ZCT की बात करें तो ZCT में ग्रोस सैलरी आपकी 49,420 रुपये और नेट पे आपका 45,040 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ऐड होंगे। अब देखते हैं सैलरी होती कैसी है। सैलरी स्लिप ऐसी होती है रेलवे की, जो आप फॉर्मेट देख रहे हो। सबसे ऊपर आपको डिवीजन का नाम देखने को मिलेगा, कौन सी डिवीजन की है, फिरोजपुर डिवीजन की है, लोगो लगे होते हैं, कौन से मंथ की है, ऐसा होता है। जैसे मेरी सैलरी है तो सुशील कुमार है, JAA अकाउंटेंट, फिरोजपुर में पोस्टेड हूँ। अब मेरा फिलहाल बेसिक 29,200 है, 2023 में मेरी ज्वाइनिंग है, लेवल 5 है, और इंक्रीमेंट 1/1/7/24 को मेरा इंक्रीमेंट लगना है। यहाँ मेरी बेसिक डिटेल रहती है जो मैंने हाइड कर दी।
जून में 30 दिनों की सैलरी बनती है। ग्रोस मेरा 51,660 और रिकवरी 8371 रुपये हुई है और नेट पे 43,279 रुपये हुए हैं। तो इसमें देखो कि ग्रोस सैलरी बनी कैसे है। बेसिक है, डीए मिला है, हाउस रेंट अलाउंस मिला है, क्योंकि फिरोजपुर आपका आता है जेड सिटी में, इसलिए यहाँ 10% मिला है बेसिक का। अब हाउस रेंट का लेटर बाद में आया था जब डीए बढ़ा था 50%, तो ये हाउस रेंट का अलाउंस मिला है यहाँ पे हर मंथ का, 5 मंथ का। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। फिर मैं रेलवे ड्यूटी से गया था तो एक दिन 725 रुपये उसके मिले हैं, और ड्यूटी के दौरान मैंने ऑटो या बस में सफर किया था 155 रुपये उसके मिले। तो ये टोटल सैलरी मिला के मेरी ग्रोस 51,660 बनी है। डिटेक्शन की बात करें तो 30 रुपये मेरे इंश्योरेंस में कटे हैं, स्टैंडर्ड डिटेक्शन है ये भी, और पेंशन वाली भी स्टैंडर्ड डिटेक्शन है 4380 रुपये। अब ये मैंने सोसाइटी में, यहाँ रेलवे की एक खुद का बैंक होता है सोसाइटी टाइप, उसमें मैंने अकाउंट खुला रखा है, तो उसमें मैं ये कटवाए मैंने पैसे मेंबरशिप के, और एक मेरे इसमें सेविंग स्कीम है उसमें कटवाए। तो टोटल 8371 रुपये रिकवरी हुई है, और नेट पे 43,289 रुपये मेरे अकाउंट में है। यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब देखते हैं कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को छुट्टी कितनी मिलती है और ट्रांसफर कैसे रहता है इनका। तो छुट्टी की बात करें तो इनको 30 छुट्टी मिलती है पर ईयर LAP, लीव ऑन एवरेज पे। यह साल में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपको मिलेगी, 15-15 कर मिलती है। और यदि आप अवेल कर लेते हो तो ठीक है, वरना आपको ये नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाती है। LHAP देखोगे, लीव ऑन हाफ एवरेज पे 20, यह भी 2 बार मिलती है 10-10 कर 1 जनवरी और 1 जुलाई को। कैजुअल लीव आपको 10 मिलती है। नेशनल हॉलीडे आपके 16 रहते हैं, कई जगह आपको 17 भी देखने को मिलेंगे। रेलवे बोर्ड एक कैलेंडर जारी करते हैं, उसके हिसाब से नेशनल हॉलीडे रहते हैं। यह हर डिवीजन का अलग अलग रहता है, क्योंकि हर डिवीजन में लोकल त्यौहार अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से सेट किए जाते हैं, पर रहते हैं 16 से 17 ही है। ट्रांसफर की बात करें तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सीट चेंज करता रहता है। जैसे मुझे ऑडिट मिला तो कभी पेंशन मिल जाएगा, कभी सैलरी मिल जाएगी, ये 3 से 4 साल में रोटेट होती रहती है। इसके अलावा ऑन रिक्वेस्ट यदि मुझे कहीं बाहर जाना है इस डिवीजन से, तो 5 साल के बाद मैं रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ। यदि इस डिवीजन के अंदर ही किसी अदर यूनिट में जाना है तो मैं अभी भी कभी भी रिक्वेस्ट लगा सकते हो आप ज्वाइनिंग के बाद। म्यूचुअल ट्रांसफर का ऐसे रहता है, कोई एम्प्लॉई अदर जगह वर्किंग पे है हमारे साथ, वो हमारी जगह आना चाहता है, हम उसकी जगह जाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है। यह फास्टली होता है 3 से 4 मंथ में। स्पाउस ग्राउंड, यदि किसी एम्प्लॉय के हस्बैंड या वाइफ स्टेट गवर्नमेंट या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड है तो उसके बेस पे भी ट्रांसफर हो जाता है, यह भी 6 से 7 मंथ में हो जाता है। तो यह था ट्रांसफर। अब देखते हैं फैसिलिटी क्या क्या मिलती है JEE को। तो टाइप 3 आपको क्वार्टर मिलता है, रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है आप और आपकी पूरी डिपेंडेंट फैमिली को। रेलवे ग्राउंड की सुविधा रहती है, उसमें जिम भी होती है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको 2 बच्चों तक मिलता है, पर बच्चे आपको मिलेगा 33,750 रुपये। ये आपको LKG से लेकर 12th तक मिलता है। पास मिलेंगे आपको 5 साल तक एक सेट। सेट का मतलब है अप एंड डाउन, यानी टोटल 2 रहते हैं ये, अप एंड डाउन। एक सेट आपको 3rd AC का मिलेगा। आफ्टर 5 ईयर 3 मिलेंगे आपको। PTO पास, यह भी एक पास की सुविधा होती है। यह 4 सेट होते हैं, जैसे ये अप एंड डाउन करके टोटल 8 हो जाएंगे। यह भी 3rd AC के रहते हैं। PTO में रहता है कि आपका किराया 1/3 लगेगा। जैसे किसी नॉर्मल पर्सन का 300 रुपये किराया लग रहा है किसी स्टेशन पर जाने के लिए, तो वहाँ उसी सेम स्टेशन के आप PTO के थ्रू टिकट बुक कराओगे तो आपका 100 रुपये लगेगा। इसके अलावा यदि आपके बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में आपके हेडक्वार्टर से दूर स्टडी करते हैं तो उनको डेली आने जाने के लिए रेलवे पास की सुविधा दी जाती है। यह रहता है दिवाली बोनस, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि 78 दिन का रेलवे कर्मचारियों को मिला बोनस या केंद्रीय कर्मचारियों को मिला 78 दिन का बोनस। वो एक्चुअली में 78 दिन का नहीं होता है, वह एक फिक्स अमाउंट होती है। नॉन गेजेटेड को मिलता है, ये गेजेटेड जब आप हो जाओगे तब नहीं मिलेगा। नॉन गेजेटेड को मिलता है 17,951 रुपये, फिक्स अमाउंट होती है। दशहरे के आसपास आ जाती है, दिवाली बोनस बोलते हैं इसको, इसको PLB बोलते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस पोस्ट के क्या था। पहली बात तो डिसएडवांटेज पे बात करते हैं पहले। तो सैलरी थोड़ी कम बनती है, क्योंकि इसमें ना तो नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, ना नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है, ना ही आपको कोई ओवर टाइम मिलता है। तो आपकी बेसिक सैलरी जो बननी है वही सैलरी बनने वाली। फिर ये सावधानी वाली जॉब है, यहाँ आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल चेक है, आपने जो चेक कर दिया वो फाइनल रहने वाला है। तो थोड़ी सावधानी पड़ती है, यदि गलती की हो तो आपको उसको पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है उसकी। इसमें गलती नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें आपको जॉब में आने के बाद भी प्रमोशन के लिए भी एग्जाम देना होगा, और अपनी जॉब पक्की करने के लिए भी 2 एग्जाम देना होगा, प्रमोशन के लिए 3 एग्जाम देना होगा 48 तक। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ये पहले नोटिफिकेशन में हमें नहीं बताया जाता, बाद में पता चलता है कि इसमें एग्जाम देने पे ही आपका प्रमोशन होगा। जैसे इसके अलावा आप सीनियर क्लर्क में देखोगे तो 48 पे ग्रेड तक उनका कोई एग्जाम नहीं है, यहाँ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एडवांटेज की बात करें तो फिक्स ड्यूटी है, ओनली डे ड्यूटी है। सभी विभागों से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि अकाउंट से है। तो पैसे की बात है तो रिस्पेक्ट तो पैसे को करते हैं, हमें तो कौन रिस्पेक्ट करता है, सिर्फ पैसे की रिस्पेक्ट होती है।
फाइनल चेक होता है। ये मैंने बात यहाँ भी की है कि फाइनल चेक होता है, आपको सावधानी बरतनी पड़ती है थोड़ी सी। फर्दर स्टडी आप कर सकते हो इसमें आराम से, आपने सीट का काम कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फर्दर स्टडी कीजिए। वर्क एंड पर्सनल लाइफ को आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, नेशनल हॉलीडे आपका ऑफ रहता है, तो आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, तो वर्क और पर्सनल लाइफ आराम से मैनेज हो जाती है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए ये पोस्ट कैसी है। तो फीमेल के लिए ये पोस्ट ओनली डेस्क जॉब है तो अच्छी है, डे जॉब है ओनली, इसमें थोड़ा लेस स्ट्रेस है। ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं है स्ट्रेस, लेस स्ट्रेस है, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि फाइनल चेक रहता है अकाउंट में तो स्ट्रेस थोड़ा रहता है। तो उसके बाद प्रॉपर लीव भी मिल जाती है आपको, ऐसी बात नहीं है कि लीव नहीं मिलेगी। कोई शिफ्ट जॉब नहीं है, ना नाइट जॉब है, ओनली डे जॉब है। तो फीमेल के लिए ये लेवल 5 में एक नंबर पे रहेगी प्रेफरेंस में। उसके बाद सीनियर क्लर्क बोलूंगा मैं, अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इसमें प्रमोशन यदि एग्जाम दे के लेते हो तो आप 4800 5 साल में 4800 ग्रेड पे पहुंच जाते हो, वहीं सीनियर क्लर्क में 5 सालों में आप 4200 ग्रेड पे तक ही पहुंच पाते हो। तो यह फर्क रहता है JEE में और सीनियर क्लर्क में। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का, मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा आपको खोल के बताया। इसमें यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहाँ पूछ सकते हो, या कमेंट में भी पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी आपको, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।